सो यूएसए और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हो गया है, या कम से कम ऑफिशियली हमें यही बताया जा रहा है कि एक एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो शुरुआत से ही काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। संडे इवनिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने लिखा कि आई हियर बाय फुल्ली ऑथोराइज द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड साइमल्टेनियसली ऑथोराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स लेट द ऑयल फ्लो। यानी ट्रंप के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा था, यूएस नेवल ब्लॉकेड तुरंत हटाया जा रहा था और ग्लोबल ऑयल ट्रेड दोबारा नॉर्मल होने वाली थी। लेकिन सिर्फ एक घंटे बाद ही ट्रंप का टोन बदल गया। जब और ज्यादा डिटेल्स सामने आई तो ट्रंप का कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग एक्चुअली एक फॉर्मल डील की साइनिंग पर डिपेंड करती है, जो फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में होगी। और उनके मुताबिक रीओपनिंग का इमीडिएट जो पर्पज है वो माइंस को रिमूव करना होगा। यानी जो नेवल माइंस ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय की थी, पहले उन्हें क्लियर किया जाएगा और उसके बाद ही शिपिंग ट्रैफिक को फुल्ली रिज्यूम किया जाएगा। अब यहीं से सवाल उठना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिन्होंने इस पीस डील में मीडिएटर का रोल प्ले किया है या यूएस ने कराया है, इन्होंने भी जो अपनी इनिशियल अनाउंसमेंट थी उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरी तरफ ईरान की स्टेट लिंक्ड न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्री हुआ है उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले 30 दिनों के अंदर रीओपन किया जाएगा, लेकिन ईरानियन अरेंजमेंट्स के अंडर। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा जरूर, लेकिन किस टाइमलाइन पर और किन कंडीशंस के साथ खुलेगा उस पर फाइनल कंट्रोल ईरान का होगा। और देखिए यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी है। डील अनाउंस हो चुकी है, लेकिन जो पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा इशू था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग, उसको लेकर अभी भी सभी पार्टीज एक ही लैंग्वेज बोलते हुए नजर नहीं आ रही हैं। फिर भी इस एग्रीमेंट की फॉर्मल साइनिंग जो है वो फ्राइडे यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है। अब सवाल यह है कि इस डील में एक्चुअली है क्या। नाउ अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई डॉक्यूमेंट रिलीज ऐसा नहीं किया गया है जिससे कि हमें और ज्यादा डिटेल्स देखने को मिले कि इस डील में क्या क्या है। अभी डिटेल्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं उनके अकॉर्डिंग डील का बेसिक फ्रेमवर्क काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जाएगा, यूएस नेवल ब्लॉकेड को रिमूव किया जाएगा और बदले में एक सीज फायर इंप्लीमेंट होगा। यानी फिलहाल के लिए दोनों साइड्स अटैक्स को रोकेंगी और रीजन में टेंशंस को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डील का इमीडिएट पार्ट है। इसके बाद एक 60 डे नेगोशिएशन पीरियड शुरू होगा। इन 60 डेज के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस रिलीफ और दोनों कंट्रीज के बीच के ब्रॉडर डिस्प्यूट्स पर बातचीत होगी। और यहीं से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ईरान पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो इस प्रोसेस में बिना वेरिफिकेशन के आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब ईरान तब तक 60 दिनों की जो नेगोशिएशंस है उसमें ऑफिशियली एंटर नहीं करेगा जब तक कि वो वेरीफाई ना कर ले कि अमेरिका ने अपनी कमिटमेंट सच में पूरी की हैं। यानी सिर्फ प्रोमिसेस काफी नहीं होंगे, ईरान देखना चाहता है कि ग्राउंड पर एक्चुअल एक्शंस भी हुए हैं या नहीं। इसमें अटैक्स का कंप्लीट एंड, नेवल ब्लॉकेड का रिमूवल और ईरानियन एसेट्स की रिलीज जैसे पॉइंट शामिल हैं। और इसी वजह से ईरान हर कमिटमेंट को वेरीफाई करना चाहता है, उसके बाद ही नेक्स्ट फेज की नेगोशिएशंस में एंटर करेगा। अब ये तो हुआ डील का फ्रेमवर्क, लेकिन जब हम देखते हैं कि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही इस डील को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तब कॉन्ट्रडिक्शंस और भी ज्यादा नजर आने लगते हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि एक ग्रेट डील है ये, जो रीजन में पीस और सिक्योरिटी लेकर आएगा। लेकिन साथ ही यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो पीट हेग्सेथ, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने कमिटमेंट्स फॉलो नहीं की तो अमेरिका किसी भी वक्त ब्लॉकेड को वापस ला सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी खुद को विनर डिक्लेयर कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने स्टेट टेलीविजन पर कहा है कि ईरान इज द विनर ऑफ द वॉर विद यूएस। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रैफिक पर कंट्रोल मेंटेन करते रहेंगे। यानी ईरान ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका प्रेशर और इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा। अगर फ्यूचर में तेहरान को लगता है कि उसके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है तो वो अब भी ग्लोबल ऑयल ट्रेड को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी अमेरिका कह रहा है कि जरूरत पड़ती है तो ब्लॉकेड वापस आ सकता है, और ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका लीवरेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं होती। ईरानियन मीडिया ने जो डील टर्म्स पब्लिश किए हैं, ट्रंप ने उन्हें भी पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए दोस टर्म्स हैव नथिंग टू डू विद द टर्म्स दैट वी एग्रीड टू इन राइटिंग। नाउ डील की फॉर्मल साइनिंग अभी भी नहीं हुई है, और उससे पहले ही दोनों साइड्स पब्लिकली इस बात पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में साइन क्या हुआ है। और ईरान के अंदर भी लोग इस डील से खुश नहीं है। ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं उनका कहना है कि इस एग्रीमेंट में ईरान ने जरूरत से ज्यादा कंसेशंस दिए हैं और तेहरान के रिट्रीट्स भी बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि ईरान में इस डील के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। एंड आई थिंक असली टेस्ट एग्रीमेंट साइन होने के बाद शुरू होगा, क्योंकि डील तक पहुंचना एक चीज है, लेकिन उस डील को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना दूसरी चीज है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एग्रीमेंट की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है और काफी हद तक जो ग्लोबल इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, उस एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस में इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप ने डील फाइनल होने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि एग्रीमेंट होने वाला है, और अगर रिपोर्ट सही है तो नेतन्याहू
नेतन्याहू को पहले से इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि दिस इज द डील, इट इज अ ग्रेट डील एंड इट इज टाइम टू एंड दिस वॉर। अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इजराइल इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इजराइल का मानना है कि ईरान को काफी कुछ मिल गया है, जबकि उसके बदले में उसने उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अमेरिका ने कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज कर दिया है, लेकिन ईरान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं उनको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया है, और इसी वजह से इजराइल की ओपोजिशन भी नेतन्याहू को टारगेट कर रही है। उनका कहना है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ इस वॉर में चले तो गए, लेकिन जब सेटलमेंट की बारी आई तो इजराइल के कंसर्न्स को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो इसमें इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का है। उनका कहना है कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की कैपेबिलिटी और राइट दोनों रखता है, ताकि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना कर सके। ये बेसिकली एक वार्निंग है कि अगर फ्यूचर में इजराइल को लगा कि ईरान न्यूक्लियर इशू पर कमिटमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा है तो इजराइल डील के बाहर जाकर भी एक्शन ले सकता है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान सीज फायर पर एग्री कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इजराइल मिलिट्री एक्शन लेता है तो पूरी सिचुएशन दोबारा एस्केलेट हो जाएगी। ये वॉर परमानेंटली एंड होगी या नहीं होगी, इसका फाइनल डिसीजन ना तो वॉशिंगटन में होगा और ना ही तेहरान में। इसका फाइनल डिसीजन लेगा इजराइल, क्योंकि अमेरिका चाहे सीज फायर साइन कर दे, ईरान चाहे नेगोशिएशंस में बैठ जाए, लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है तो वो मिलिट्री एक्शन लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर पूरा सीज फायर फ्रेमवर्क ही कोलैप्स हो जाएगा। खैर, आगे क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कब तक क्या ये सीज फायर चल पाता है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये डील सक्सेसफुली साइन हो भी पाती है या नहीं, और अगर साइन हो जाती है तो क्या ये कुछ हफ्तों के अरेंजमेंट साबित होंगे या फिर जेन्युइनली रीजन में कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला पाएगी। अगर इस इशू से जुड़ी कोई मेजर अपडेट आती है तो हम लोग उसे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।